गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ सीए इंटर फाइनेंस, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो क्या बोलता है फाइनेंस? फाइनेंस इज ऑल अबाउट मनी। फाइनेंस इज ऑल अबाउट मनी। चलो क्या बोलते हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टार्ट करते हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर का ओवरव्यू दिया है, उसमें आपको फाइनेंस के बारे में क्या चीज़ें पढ़ेंगे सबसे पहले वो बताया हुआ है। तो उसमें पहला चीज़ है रोल एंड फंक्शंस ऑफ चीफ फाइनेंस ऑफिसर। दिस इज ऑल्सो नोन एज CFO। सो गाइस एवरी CA का एक ड्रीम रहता है कि मुझे इस कंपनी का CFO बनना है। CFO इज अ टॉप नॉच पोजीशन फॉर एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जस्ट बिलो CEO और MD। सो CFO इज अ सुप्रीम पोजीशन, हर किसी का ड्रीम रहता है वहाँ पहुँचना। इसके बाद क्या है? रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद अदर डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग के अदर डिसिप्लिन है उसका फाइनेंस के साथ क्या तालमेल है, कैसे काम करते हैं वो साथ में। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस जो हमें मैनेज करना है CFO को, उसका स्कोप क्या है, हमें कितना फाइनेंस मैनेज करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको मैनेज करने के। अगला है प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो कुछ फर्म्स का रहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, फिर चाहे किसी भी कॉस्ट पे हो, हमें हमारा प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। इसके अगला है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कुछ लोग जैसे हमारे एक क्लास के लोग हैं, अजानी साहब, अमानी साहब, वो ये देखते हैं कि हम हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज करें। ऑब्वियसली प्रॉफिट तो वहाँ रहता ही है, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उनका प्राइम मोटिव रहता है। चलो सो इंट्रोडक्शन है। डिसाइड विच एसेट्स, किस एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना है। मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, करंट एसेट्स है, इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। डिटरमाइनिंग व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना मनी आपको चाहिएगा, कितना फाइनेंस आपको चाहिएगा, वो पैसा आपको नीड निकालनी है। अपार्ट फ्रॉम बाइंग द एसेट्स, an entrepreneur would also need to determine how much cash he would need to run daily operations। मैंने एक बार मेरा लैंड खरीद दिया, मैंने एक बार मेरी मशीन खरीद ली, मैंने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब मेरे पास डेली ऑपरेशंस के लिए तो पैसा ही नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स भी एडिक्वेट मीट होनी चाहिए, वो हिसाब से हमें फाइनेंस मैनेज करना है। इसके बाद आएगा डिसाइड व्हाट ऑल सोर्सेज, पैसा लगा तो देंगे साहब, लाएंगे कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से। सो पैसा कहाँ से आएगा वो हमें चेक करना है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हमें इक्विटी रेस करना है, हमें डिवेंचर्स डेट रेस करना है, हमें प्रेफरेंस रेस करना है, हमें करंट लायबिलिटी से पैसा उठाना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। सो ये सारे इट इज़ ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ फंड, कहाँ से पैसा आएगा, एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, कहाँ पैसा जाएगा। चलो नेक्स्ट है, देखो ये आ गया वेयर टू गेट मनी फ्रॉम, वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, पैसा कहाँ से लाए और पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करे। हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग्स्ट शेयर होल्डर्स। सो आपके शेयर होल्डर्स जो है, जो आपको पैसा देंगे, फिर चाहे डिबेंचर्स हो, प्रेफरेंस हो, इक्विटी हो, वो आपसे कुछ इन रिटर्न तो मांगेंगे। सो उनको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना वो भी एक आर्ट है, बहुत बड़ी चीज़ है कंपनी में पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए रखना, ना कि सब कुछ शेयर होल्डर्स को बांट के दे देना। चलो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो मीनिंग क्या बोलता है? मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वेरी इजी। थोड़ा सा हम फास्ट पेस पे रखेंगे क्योंकि हम इसको रिवीजन कर रहे हैं, बहुत फास्ट नहीं जाएगा, इन डेप्थ जाएगा, बट पूरा रिवीजन करेंगे। चलो सॉरी। सो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है फाइनेंस की यहाँ पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ, इसको मार्क कर लेना, इट कंप्राइजेस ऑफ फोरकास्टिंग, मुझे देखना है कितना पैसा मुझे आगे जाके चाहिएगा। प्लानिंग, कहाँ कहाँ से रेज करूँगा, कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, फंड्स को ऑर्गेनाइज करना, फंड्स को डायरेक्ट करना, लोगों को मोटिवेट करना या लोगों को गाइड करना कि इस पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करो। कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको एक्वायर करके उसको अप्लाई करने तक का रोल एक CFO का होता है, एक फाइनेंस मैनेजर का होता है। फाइनेंस हमें उसी के बारे में समझाता है। कीपिंग विद इट्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ओके, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो अपना फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एक ही है, टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज योर वेल्थ। चलो नेक्स्ट, अनदर वेरी इलेबोरेट, बाकी आप खुद से पढ़ सकते हैं, नोट मेरी समझाने के लिए मत छोड़ना। अगला आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, हमें पैसा मिलेगा कहाँ से। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। चलो तो हमें पैसा मिलेगा कहाँ से। सिंस फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फंड्स के बहुत सारे सोर्सेज हैं। कुछ अच्छे सोर्सेज, पॉपुलर सोर्सेज
जहाँ से पैसा हमें इजीली मिल सकता है वो यहाँ आपको लिस्ट करके दिए हुए हैं। दैट इज डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। पहला है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। आप डिबेंचर रेज कर लो, डेट रेज कर लो, बॉन्ड्स रेज कर लो। बॉन्ड्स इज टाइप ऑफ डेट ओनली। बॉन्ड्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट जाता है, डिबेंचर्स में भी फिक्स्ड इंटरेस्ट जाता है। एंजल फाइनेंसिंग, एंजल एज अ नेम सजेस्ट, एंजल मतलब भगवान रूपी लोग। वो एंजल फाइनेंसिंग उसको बोलता है जो भगवान रूपी लोग हमारे पास आते हैं, जिनके पास HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये वो HNIs होते हैं जिनके पास सरप्लस कैश रहता है, एंड वो अपना सरप्लस कैश हमें देते हैं हमारे बिजनेस को रन करने के लिए। एंड रिटर्न वो हमसे इक्विटी मांगते हैं, रिटर्न मांगते हैं। सो ये हुआ एंजल फाइनेंसिंग, वो भगवान रूपी लोग जो हमको उनके पैसे देते हैं टू रन आवर बिजनेस। वेंचर कैपिटल, सो वेंचर कैपिटल और एंजल फाइनेंसिंग इज अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। डिफरेंस ये है, एंजल फाइनेंसिंग में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स HNIs खुद इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटल में अ फर्म ऑफ प्रोफेशनल्स मैनेज अदर पीपल्स मनी। सो अगर HNIs के पास एडिक्वेट नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास पैसा बहुत सारा है, तो HNIs अपना पैसा दे देंगे वेंचर कैपिटलिस्ट को कि लो साहब ये हमारे 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, आप इनको आपके हिसाब से जहां इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करो, आपके हिसाब से इनको आप मैनेज करो। ठीक है। अगला आता है कमर्शियल बैंक्स। हम सबको पता है HDFC, IDFC, येस बैंक। सो ये सारे बैंक्स है, एक्सिस, IDFC, ICICI, ये सारे बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है। ये हमें लोन देते हैं, पैसा देते हैं, हम इन्हें FD करवाते हैं, ये हमें लोन देते हैं। सो ये हमें पैसा देते हैं फॉर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। हमारी फंड्स की सारी रिक्वायरमेंट को बैंक्स मीट कर सकती है। अगला रहता है ओनर्स फंड। ये रहता है इक्विटी, या इसको बोल दो आप सेल्फ कैपिटल ओनर्स फंड। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है लेट्स डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड्स। इक्विटी, डिबेंचर्स, फंडिंग फ्रॉम बैंक्स, इंटरेस्ट फंडिंग। इसमें एक प्रेफरेंस शेयर्स भी आएगा। सो इक्विटी, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इनमें डिफरेंस क्या रहता है? आपको पता है सारे में डिफरेंस क्या है? चलो मैं आपको समझाता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है। चलो अब हम देखेंगे, सपोज मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, उस बिजनेस के लिए मुझे रुपीस चाहिए 40 लाख। अब मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, तो सबसे पहले मैं गया मेरे फादर के पास कि पापा 40 लाख का बिजनेस स्टार्ट करना है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, लाओ फंड्स दो। पापा बोले मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख मिलेगा, बाकी तुझे किसी और से मैनेज करने पड़ेंगे। इसके बाद मैं गया मेरे ब्रदर या सिस्टर के पास, जो आपके सिबलिंग्स है, ब्रदर सिस्टर मेरा बड़ा भाई है, उसने बोला ले भाई मेरे पास तो 10 लाख पड़े हैं, ले जा। अब बाकी पीछे बैलेंस बच गया 25 लाख। बहुत बड़ा शॉर्ट है। मैं गया मेरे अंकल के पास, अंकल बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसे दो। कितना चाहिए बेटा? 25 लाख। लेके जा। अंकल तो बहुत अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा पैसा अंकल ने दिए, सबसे बढ़िया आदमी अंकल है। चलो अब मैंने पापा को ये पूछा कि पापा मुझे पैसे आपको रिटर्न करने हैं क्या? रिटर्न या रीपेमेंट, रादर रिटर्न मत लिखो, रीपेमेंट लिखो। क्या ये पैसा मुझे आपको रीपेमेंट करना है क्या? तो बोले तेरा बिजनेस चले तो तू चलाना, नहीं चले डूब जाए तो कोई बात नहीं, ये मेरा ग्रोथ कैपिटल समझ, सीड कैपिटल समझ, जो समझना है समझ, ये पैसे तेरे, जहाँ बिजनेस में यूज़ कर, बहुत सारा ग्रो कर। तो पापा ने बोला मुझे रीपेमेंट तो नहीं करना। मैंने भाई के पास गया, भाई पैसे वापस देने हैं क्या? तो बोला हाँ यार पैसे तो देने पड़ेंगे। उसने बोला कोई बात नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो उसने ये बोला कि तू कोई बात नहीं, 10 साल के बाद देगा तो भी चलेगा। और सबसे बढ़िया जो अंकल है, अंकल पैसे वापस देने हैं क्या? तो अंकल बोले हाँ हाँ 5 साल में देने हैं, ज़्यादा रख मत लेना, 5 साल में पैसे वापस देने हैं। चलो इसके बाद मैं गया मेरे पापा के पास, क्या पापा क्या मुझे इसको आपको रिटर्न क्या देना पड़ेगा? रिटर्न? तो वो बोले कुछ नहीं, कुछ प्रॉफिट हो तो दे देना। सो रिटर्न में अगर प्रॉफिट हो तो देना,
लॉस हो तो मत देना, एंड नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। उन्होंने ये बोला तेरी मर्जी हो तो देना, नहीं मर्जी हो तो मत देना, तेरे बिजनेस में पैसे यूज़ करना, तेरे बिजनेस के लिए उसको लगा देना और ग्रो करना, वो पैसे तेरे। फिर मैं गया भाई के पास कि भाई रिटर्न क्या लेगा, तो भाई बोला तू अपना भाई है, अगर प्रॉफिट हो तो देना, लॉस हो तो मत देना। बट भाई ने एक कंडीशन रखी कि अगर इस साल लॉस हुआ तो अगले साल प्रॉफिट करेगा, सो इस साल का रिटर्न भी मुझे अगली साल देना पड़ेगा। सो बट उन्होंने बोला बहुत कम, मुझे 9% पे रिटर्न दे देना चलेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ क्यूमुलेटिव इन लॉस ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ जिस साल में लॉस हुआ उस साल मत देना, बट जिस साल प्रॉफिट हो उस साल में मुझे पुराने साल का भी दे देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने भाई से पैसे लिए 10 लाख रुपए, उसने बोला 9% पे देना, बट मुझे मान लो इनिशियली 3 साल प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 3 साल पैसा मत देना, नो ऑब्लिगेशन। बट जब चौथे साल से प्रॉफिट चालू हो तब मुझे पिछले 3 ईयर का धीरे धीरे करके चुका देना। सो इंटरेस्ट तो देना है, इंटरेस्ट बोलो रिटर्न बोलो जो बोलो उसको देना है, बट प्रॉफिट हो तो देना, लॉस हो तो मत देना। नेक्स्ट गया मैं अंकल के पास जो कि बहुत अच्छे है। अंकल क्या आपको क्या रिटर्न देना पड़ेगा? अंकल बोले बेटा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तुझे मुझे 12% पर एनम का रिटर्न तो देना ही देना है। वो बोला अंकल लॉस हुआ तो वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो पैसे चाहिए, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो तेरा बिजनेस तू देखना। अंकल तो बहुत अच्छे हैं, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो तेरा बिजनेस तू देखना, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए ही चाहिए। चलो सो इसको अपन नेचर में बांटते हैं। सो फादर का जो पैसा हुआ इसको बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। सो इक्विटी वाले हमसे कुछ भी रिटर्न डिमांड नहीं करते, फिक्स्ड पेमेंट ऑब्लिगेशन वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ टेन्योर भी कुछ नहीं होता, कंपनी जब बंद होगी तभी उनको चुकाना है, वो भी पैसा अगर हो तो चुकाना, नहीं हो तो मत चुकाना। फिर जो अपने ब्रदर सिस्टर से पैसा लिया उसको बोला जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कि अगर तेरे पास प्रॉफिट हो तो मुझे चुकाना, बट क्यूमुलेटिव इन लॉस ईयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो लॉस ईयर्स में क्यूमुलेटिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब जब प्रॉफिट हो तब तब ही चुकाना है, लॉस हो तब नहीं चुकाना। तीसरा हम हमारे सबसे अच्छे अंकल के पास गए, उन्हें बोला जाएगा डिबेंचर्स या फिर डेट कैपिटल। जो हमारे लोन्स होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स बोलो, डिबेंचर्स बोलो, डेट कैपिटल बोलो, हम प्राइवेट इक्विटी से डिबेंचर्स रेस करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सबसे अच्छे अंकल देंगे हमें। उनका टेन्योर भी कम रहेगा, उन्हें फटाफट पैसे भी चाहिएंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनको तो हमें चुकाना ही चुकाना है। सो ये बेसिकली आपको इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स का मतलब समझ में आ गया। अब समझते क्या होता है, आई गेस आप रीड कर लेना, इक्विटी, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस आपको आगे कवर हो जाएगा, ये दो चीज़ें हैं, सेम टू सेम लिखा है, फटाफट रीड करते हैं, थोड़ा फास्ट जाएंगे। चलो सो इक्विटी फंड्स रेज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर बेस्ट फ्रॉम रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, नो क्वेश्चन ऑफ रीपेमेंट। देखो मैंने बताया था रीपेमेंट नहीं करना, नो क्वेश्चन ऑफ रीपेमेंट। फिर इसके बाद है इक्विटी कैपिटल इज यूजुअली मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड्स। क्यों ऐसा बोला जाता है, इक्विटी को बहुत एक्सपेंसिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि डिबेंचर्स को, प्रेफरेंस को चुकाने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है सब कुछ इक्विटी का है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इक्विटी का नहीं है, इक्विटी ओनर्स कंपनी के मालिक होते हैं। सो कंपनी का जितना भी प्रॉफिट है सब कुछ उनका ही है। सो उन्हें कॉस्ट ज़्यादा चुकानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, अब कंपनी बंद करनी है तो सारा के सारा जो भी कैपिटल प्रॉफिट जो भी है सब इक्विटी का होगा। सो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है नेक्स्ट, डिविडेंड्स आर एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आता है वो हम अप्रोप्रिएट करते हैं, हम कुछ भी इंटरेस्ट नहीं चुकाते। चलो नेक्स्ट, डिवेंचर्स कंपैरेटिवली चीपर। सो अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे अगर फॉर एग्जांपल 40 लाख का मैंने बिजनेस चालू किया और मुझे अगर उसमें प्रॉफिट हो गया मान लो 20% का, सो ग्रॉस प्रॉफिट आया मेरा
25% रखते हैं इसको, 10 लाख का 25%। अब मुझे 25 लाख पे 12%, फटाफट कैलसी मार लेना, मेरे पास कैलसी है। 25 लाख का 12% होगा 3 लाख रुपए। मैंने 3 लाख रुपए डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट चुका दिया, पीछे बचे मेरे 7 लाख रुपए। 10 लाख पे मुझे 9% देना है, विच विल कम टू 0.9 लाख और 90,000। यहाँ बच जाएगा आपका 6.10 लाख। सो ये जो पैसा है ना, ये डिबेंचर्स को चुकाया 3 लाख रुपए। अगला जो ये है, ये चुकाया मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो ये जो 6.1 लाख है ना, ये पूरा के पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। सो इसीलिए बोला जाता है कि इक्विटी इज सो मच एक्सपेंसिव, डेट इज रिलेटिवली चीपर। इसलिए बोला कंपैरेटिवली चीपर, बिकॉज देयर है टैक्स एडवांटेज। टैक्स एडवांटेज वाला केस मैं आपको इन डिटेल सब में समझा दूंगा, सम्स में। इंटरेस्ट फॉर द कंपनीज, ठीक है चलो। सो बेसिकली आपको मतलब समझ में आ गया इसका, इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है, डेट क्या होता है। प्रेफरेंस का हम बाद में इन डेप्थ पढ़ लेंगे। चलो नेक्स्ट आता है फंडिंग फ्रॉम बैंक्स। फंडिंग फ्रॉम बैंक इज सिमिलर टू डेट कैपिटल, सिमिलर टू डिबेंचर्स लिखो, रादर सिमिलर टू डिबेंचर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेट कैपिटल। चलो सो अब रीड कर लेना इन डेप्थ, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी थिंग्स। अब ये सब 12th 11th में पढ़ चुके हो आई गेस, सीपीटी में भी जो आपका होगा फाउंडेशन, वहाँ भी आप पढ़ चुके होंगे। सो बैंक हमें कई तरह से लैंड कर सकती है। कुछ अच्छे सोर्सेज आपको दिए हैं, सीसी लिमिट बोलते हैं इसको ओडी लिमिट बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स हुआ, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन हुआ, परचेज फाइनेंसिंग हुआ, गारंटीज हुआ, बीजीज या एलसीज, ये सब कुछ पॉपुलर मीन्स ऑफ बैंक फाइनेंसेज है जो आपको बैंक फंड कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल फंडिंग। इंटरनेशनल फंडिंग मतलब आप किसी और देश से पैसा लेते हो, आप किसी थर्ड पार्टी कोई कंट्री है उससे आप पैसा लेते हो आपका बिजनेस रन करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल्स है ADR, GDR, या यूरो नहीं, रादर मैं बोलूँगा इंटरनेशनल बॉन्ड्स। सो ये उनके बेस्ट एग्जांपल्स है। ADR GDR क्या होता है अपन डिटेल में समझ लेंगे आगे चैप्टर में। एंजल फाइनेंसिंग आपको मैं समझा चुका हूँ। कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपको इक्विटी की फॉर्म में पैसा देंगे, आपको बोलेंगे आप पैसा यूज़ करो, बिजनेस को ग्रो करो, पैसा हमारा पैसा ग्रो करो और फिर हमें विथ डिविडेंड विथ प्रॉफिट हमें चुका देना। सो एंजल फाइनेंसर्स जो है वो आपसे इंटरेस्ट नहीं मांगते, वो आपके इक्विटी का शेयर मांगते हैं, वो आपसे आपकी कंपनी की ओनरशिप लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 100% कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना है तो उसमें से एंजल बोलेंगे कि हम 25, 40, 55 हम इन्वेस्ट कर देंगे। सो बाकी बैलेंस कैपिटल ये एंजल फंड देंगे एंड बाकी कैपिटल आप सेल्फ लेके आना, अब काम करना एंड हमें ये कैपिटल विथ प्रॉफिट चुका देना। चलो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स कैसे और कहाँ कितने अच्छे से यूटिलाइज करें। सो यूटिलाइजेशन फॉर पहला है फिक्स्ड एसेट्स एंड दूसरा है वर्किंग कैपिटल। सो बैलेंस शीट के अपने दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे आता है फिक्स्ड एसेट्स जिसका पार्ट है PPE, लैंड, मशीनरी। PPE में हालांकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तीनों आ गए, प्रॉपर्टी आ गई, लैंड आ गया, प्लांट आ गया, इक्विपमेंट्स आ गए छोटे मोटे, ये हुआ फिक्स्ड एसेट्स। एंड अगला आया करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बोले तो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के लिए भी आप पैसा ब्लॉक करते हो। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज एंड मॉडर्न फेज। मॉडर्न फेज जनरली CFO ड्रिवन होता है। ट्रेडिशनल फेज वॉज सेल्फ या ओनर ड्रिवन, ओनर्स खुद ही मैनेज करते थे। ट्रांजिशनल फेज में छोटे मोटे फाइनेंशियल
फाइनेंस मैनेजर्स हायर कर लेते थे, एंड आज के मॉडर्न टर्म्स में तो सीएफओ हायर किया जाता है। सो पहले के ज़माने में आपने कभी देखा नहीं होगा अपने पापा या दादा कभी कोई सीएफओ फाइनेंशियल मैनेजर हायर करते थे ना, वो खुद ही मैनेज करते थे, जो पैसा जैसे मैनेज करना हम खुद मैनेज करेंगे। इसके बाद एक ट्रांजिशनल फेज आया जब लोग फाइनेंशियल मैनेजर्स की तरफ मूव करने लगे, तो उनको समझ आया कि सीएस या सीएमएस जो प्रोफेशनल्स हैं एमबीए, वो ज़्यादा अच्छे से फंड्स मैनेज कर सकते हैं। सो धीरे धीरे फाइनेंशियल मैनेजर्स हायर होने चालू हुए, एंड फिर ये प्रोफेशनल एक पोस्ट, नई पोस्ट निकली एकदम, सीएफओ फैंसी, आई एम ए सीएफओ ऑफ फलानी एक्स एंड वाई जेड कंपनी। सो सीएफओ आज के फेज में सारी लिस्टेड कंपनीज या बड़ी बड़ी कंपनीज जो कॉर्पोरेट्स हैं, सीएफओ अपॉइंट करती है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी में एक भी रुपए का अगर कुछ भी आउटफ्लो इनफ्लो होना है, सीएफओ के बिना नहीं हो सकता। सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीएफओ को करना है। चलो अगला है फाइनेंस फंक्शंस या फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम बेसिकली 3 चीज़ें देखते हैं। हमें कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया और जहाँ से पैसा लाए उनका जो रिटर्न है उसको मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल पहला है IFD। एफ का मतलब होता है फंक्शंस ऑफ IFD, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड डिविडेंड। सो पहला है इन्वेस्टमेंट, और पहले लिखूंगा मैं फाइनेंस एंड डिविडेंड। पैसा कहाँ से लाना है, इसको मैं लिखूंगा सोर्स, इसको लिखूंगा एप्लीकेशन, एंड इसको लिखूंगा मैनेजमेंट। कितना पैसा लाना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, और जो पैसा लाया उनको क्या चुकाना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट से तो जो मिला सब कुछ मेरा है। एज अ कंपनी मैं जो पैसा इन्वेस्ट करता हूँ मुझे रिटर्न मिलता है, सब कुछ पैसा मेरा है, बट मुझे फाइनेंस वालों को कितना चुकाना है वो मुझे मैटर करता है। चलो, सो वी इज वैल्यू। वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम फंक्शंस, एफ फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। इन डिसीजंस के बेसिस पे मुझे मेरा वैल्यू ऑफ फर्म डिराइव करना होगा। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फंक्शन। लॉन्ग टर्म फाइनेंस फंक्शन को ये बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब मुझे पैसा कहाँ से रेज करना है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच द फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। हम ऊपर अभी देखे थे, ये होगा, यहाँ होगा एप्लीकेशन, यहाँ होगा सोर्स, यहाँ होगा एप्लीकेशन। हमें पैसा फिक्स एसेट में एम्प्लॉय करना है, करंट में एम्प्लॉय करना है, वर्किंग कैपिटल में एम्प्लॉय करना है, कहाँ एम्प्लॉय करना है वो मेरा मैटर ऑफ चॉइस है। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक्वायरिंग ऑप्टिमम फाइनेंस टू मीट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो मेरा जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मेरा प्रॉफिट और मेरी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, वो मैं कैसे मीट करूँ मुझे वो चेक करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया, एंड लास्ट में बच गया डिविडेंड डिसीजन, जिसको डी बोला जाता है। डिविडेंड डिसीजन, डिटर्मिनेशन एज टू हाउ मच एंड हाउ फ्रीक्वेंटली कैश टू बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। मुझे इक्विटी वालों को इंटरिम डिविडेंड देने हैं हर क्वार्टरली, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, एनुअली। हमें किस फ्रीक्वेंसी पे डिविडेंड देना है इक्विटी वालों को। ऑब्वियसली डिविडेंड इक्विटी वालों को दिया जाएगा, डिबेंचर्स वालों को इंटरेस्ट दिया जाएगा, प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड दिया जाएगा। तो किस फ्रीक्वेंसी पे देना है, मैं क्वार्टरली पे आउट दूँ, मैं हाफ ईयरली पे आउट दूँ, या मैं एनुअल पे आउट दूँ, वो मुझे मैनेज करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस आर इंटर रिलेटेड, याद रखना ये सारे इंटर रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक बार आप टेक्स्ट रीड कर लेना। मैं आपको मेजर चंक जो है समझा चुका, दिमाग में आपके उतार चुका, बट जो टेक्स्ट है एक बार ज़रूर से रीड करना, बहुत इजी है, कुछ भी लोड वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा आराम से। चलो, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस। हमें शॉर्ट टर्म के लिए यानी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कहाँ से रेज करें। सो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा हमें कहाँ से रेज करना है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। कहाँ से रेज करना है, कहाँ से रेज करेंगे, बैंक्स है, क्रेडिटर्स हुए, एंड कहाँ पे इन्वेस्ट एक ही जगह होता है, स्टॉक, डेटर्स। सो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस शीट पे, सोर्सेस एंड
एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल फंड्स। चलो, सो सोर्सेज आपका होगा करंट लाइबिलिटीज, ये होगा करंट एसेट्स डेफिनेटली फॉर श्योर। बट इसमें क्या क्या, इसमें एक आएगा स्टॉक, एक आएगा डेटर्स, एक आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक आ जाएगा कैश। सो इन 4 जगह पे हम स्टॉक अपना सोर्स हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको। चलो, करंट लाइबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ आएगा क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, बस और कुछ नहीं। हाँ, ओडी या सीसी डाल सकते हो आप। चलो, सो ये हो गया शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट भी अपना यहाँ फिनिश हुआ। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी लाइफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे इजी कर सकता है, और ना मैनेज करो तो कैसे टफ हो सकती है, आओ देखते हैं। सबसे पहला चीज़ है टेकिंग केयर not to over invest in fixed assets, not to over invest in fixed assets। so अगर आपने फिक्स्ड एसेट में ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल के लिए बैलेंस ही नहीं बचा, कैश ही नहीं बचा, तो पैसे कहाँ से लाओगे, यूज क्या करोगे। वर्किंग कैपिटल मतलब हुआ करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज। कैसे स्टॉक बाय करोगे, कैसे क्रेडिटर्स को चुकाओगे, कैसे मैनेज करोगे। सो नॉट टू ओवर इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद है बैलेंसिंग कैश आउटफ्लो विथ कैश इनफ्लोज। कैश आउटफ्लो के साथ कैश इनफ्लो को भी मैनेज करना पड़ेगा। हमें कितना कैश जा रहा है, पर जाएगा कैसे, जब आएगा तभी तो जाएगा। सो आ रहा है को मैनेज करना है, जा रहा है को मैनेज करना है। चलो, अगला है इंश्योरिंग दैट देयर इज सफिशिएंट लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। जो हमने अभी ऊपर बात करी, सफिशिएंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। सेटिंग सेल्स रेवेन्यू टारगेट दैट विल डिलीवर ग्रोथ। हमें सेल्स रेवेन्यू के टारगेट्स सेट करने हैं कि हमें इस साल एटलीस्ट 20% लास्ट ईयर से ज़्यादा माल बेचना है। उससे हमारी ग्रोथ डिटरमाइन होगी कि लास्ट ईयर हमने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का माल बेचा था, इस बार हमने 1.2 CR का माल बेचा, तो हम 20% लास्ट ईयर से ग्रो किए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेल्स। इंक्रीजिंग ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेटिंग द करेक्ट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, प्राइसिंग इतनी परफेक्ट रखे कि हमारा जीपी इतना ऑप्टिमम निकले कि हमें नेट प्रॉफिट बहुत मज़ा आए कि यार सेल्स भले कम हुई पर प्रॉफिट बहुत बढ़िया हुआ, हमारा प्राइसिंग बहुत अच्छा रखा है हमने। कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस छोटे छोटे हैं जनरल एडमिन, उसके ऊपर कंट्रोल रखना, क्योंकि वो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के नेचर के होते हैं। अगर ज़्यादा हो गए तो प्रॉफिट पूरा का पूरा खा जाएंगे आपका। अगला है टैक्स प्लानिंग दैट विल मिनिमाइज द टैक्सेस फॉर अ बिजनेस हैज़ टू पे। सो ये बोलना तो नहीं चाहिए कि टैक्स बचाओ, क्योंकि टैक्स जब आप पे करोगे तभी आप आपके देश को ग्रो करोगे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करोगे देश को ग्रो करने के। बट एक मेजर आज इंडियंस की यही, इंडियन नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड की यही मेंटालिटी है कि टैक्स बचाओ, टैक्स सेव करो, टैक्स सेव करके उनको ग्रोथ करनी है। सो बस यही है। सो टैक्स प्लानिंग करनी, मिनिमाइज द टैक्स अ बिजनेस हैज़ टू पे। एंड आज की डेट में गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है टैक्सेशन के मामले में। गवर्नमेंट अच्छी अच्छी स्कीम्स दे रही है स्टार्टअप्स के लिए कि जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, जो न्यू फेज़ में है, जो नए प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, उनके लिए 5 ईयर 10 ईयर टैक्स हॉलीडेज दे दूं कि आपको 10 साल तक कोई टैक्स नहीं चुकाना है। गवर्नमेंट भी ऐसी बहुत सी स्कीम से आज एड कर रही है। चलो, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें कितना करना है, क्या स्कोप है, ये देखते हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ एंटरप्राइज। सब कुछ डिटरमाइन ही करना है। हमारा साइज ऑफ एंटरप्राइज क्या है, हमें कितनी सेल्स करनी है, हमें कितना कैपिटल चाहिएगा, सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट हमें देखनी है। डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। हम ज़्यादा केपेक्स करेंगे या हम ज़्यादा ओपेक्स करेंगे। अगर हम ज़्यादा केपेक्स करेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म फंड ज़्यादा चाहिएगा, क्योंकि हमें मशीनरी चाहिएगी, हमें इक्विपमेंट चाहिए, लैंड चाहिएगा। अगर हम ओपेक्स करेंगे तो हमें शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल फंड ज़्यादा चाहिएगा। अगर हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा बिजनेस में एज़ कम्पेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि हमें वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा, तो हमें उस नेचर का फंड चाहिए।
और नहीं तो हमें लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिएंगे। डिटरमाइनिंग द मिक्स ऑफ एंटरप्राइजेस फाइनेंसिंग, इट इज कंसिडरेशन ऑफ लेवल ऑफ डेट टू इक्विटी, कितना डेट रखूं कितना इक्विटी रखूं, ये मुझे बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि मेरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। अगर मैंने इक्विटी रेज नहीं किया है, मैंने डेट ज़्यादा रेज कर लिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे को इंटरेस्ट का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा होगा, मुझे इंटरेस्ट चुकाना बहुत सारा पड़ेगा, एंड इसका मतलब मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा। एनालिसिस, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज, बस एनालाइज करो, प्लान करो, कंट्रोल करो, आपका बिजनेस आपको संभालना है, आप बहुत अच्छे से उसको समझ जाओगे। रोल ऑफ अ CFO, सो नीचे आपको दिया हुआ है रोल ऑफ अ CFO, ठीक है, चलो। रोल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर, सो फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड CFO आर काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स, बट CFO ऊपर होता है, फाइनेंशियल कंट्रोलर नीचे होता है। फाइनेंशियल कंट्रोलर ये होता है कि जो कंपनी की सारे फाइनेंसेस मैनेज करता है एंड मैनेज करके CFO को रिपोर्ट करता है। सेल्स फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, ये सारे फंक्शंस को फाइनेंस कंट्रोलर मैनेज करता है एंड CFO को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। चलो सो आगे क्या बोलता है रोल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर, फटाफट देखते हैं। द स्कोप वॉज लिमिटेड पहले टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स अंडर मेजर इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब जब उनको फंड चाहिए होता था तभी कोई फाइनेंशियल कंट्रोलर को याद करता था। आज की डेट में फाइनेंशियल कंट्रोलर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है कंपनी का कि कंपनी में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, सेल्स कम होती है, प्रॉफिट कम आया, परचेज ज़्यादा रेट पे हुआ, हर चीज़ पे फाइनेंशियल कंट्रोलर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बिसाइड्स प्रोक्योरमेंट्स ऑफ फंड्स, आजकल वो 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजन लेता है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। सबसे मेन डिसीजन जो होता है कंपनी के, वो फाइनेंशियल कंट्रोलर के हाथ में होते हैं। चलो बाकी चीज़ें आप रीड कर लेना फटाफट, ये एक इंपॉर्टेंट है चार्ट, एक बार रीड कर लेना। अब जो ऊपर पढ़ा अपन ने वही सेम है, फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, डिविडेंड डिसीजन लेता है। इसमें ट्रेड ऑफ भी होता है रिटर्न और रिस्क का, कि कितना मैं रिस्क ले रहा हूँ, सामने कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है। अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम कब से पढ़ते आए हैं स्कोप ऑब्जेक्टिव्स हम याद हो चुका होगा हमें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वैल्यू या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये हमारे दिमाग में छप चुका होगा। चलो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है आओ पढ़ते हैं। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये होता है, जब टर्म प्रॉफिट इज वेग, ये कंफ्यूजिंग है, वेग का मीनिंग होता है कंफ्यूजिंग। सो द टर्म प्रॉफिट इज वेग, वेग मतलब कंफ्यूजिंग, यहां लिख दो वेग मतलब कंफ्यूजिंग। हमें पता नहीं है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करना है, क्या एम्प्लॉयज़ को पूरे दिन काम कराया जाए उससे होगा, क्या क्रेडिटर्स को एक्सप्लॉइट करके सस्ते रेट पे माल खरीदे कैसे होगा। सो इट डज नॉट क्लैरिफाई व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है वो ये क्लैरिफाई नहीं करता। अंदर के पॉइंट्स आप रीड करना, मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बट इन डिटेल समझाऊंगा, रीड आपको खुद को करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज़ टू बी अटेम्प्टेड विथ रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। अच्छा अब आप ये बोलोगे कि सर शेयर मार्केट में सट्टा बाजार में पैसा लगा दो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बट वहाँ रिस्क कितनी है, वहाँ आप हीरो से ज़ीरो बन सकते हो या ज़ीरो से हीरो बन सकते हो, वहाँ रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। आपके 10 रुपये इन्वॉल्व आप इन्वेस्ट करोगे एंड हो सकता है वो 100 रुपये भी हो जाए, एंड आप 100 रुपये इन्वेस्ट करो, हो सकता है वो 10 रुपये भी हो जाए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को आपको ध्यान रखना पड़ता है, अलॉन्ग विथ रिस्क इन्वॉल्व, कितना रिस्क साथ में मुझे लेना है, मुझे रिटर्न कितना चाहिए, 10%, 15%, 20%, उसके लिए मैं क्या 80% की रिस्क लूँ, नहीं। सो रिस्क एंड रिटर्न को आपको ध्यान रखते आगे काम करना है। अगला आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज एन ऑब्जेक्टिव डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम ऑफ पैटर्न ऑफ रिटर्न। चलो फॉर एग्जांपल इसका एक मस्त एग्जांपल देता हूँ, मुझे 50% रिटर्न तो मिल गया, मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे वो मेरे 150 हो गए, बट हुए मेरे 10 साल के अंदर। सो क्या ये गुड रिटर्न है, नॉट अ गुड रिटर्न। अगर ये 2 साल 3 साल 4 साल में भी हो जाए,
इट इज़ अ वेरी 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 गुड रिटर्न। आप एवरी 4 साल में पैसे 50% से ग्रो कर रहे हो। सो अगर आपको ये ग्रोथ मिल जाए इन 4 years 5 years, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज गुड रिटर्न, दिस इज कंसिडर्ड एज बैड रिटर्न। सो आपको पैटर्न ऑफ रिटर्न के साथ टाइम पीरियड भी चेक करना है कि रिटर्न तो अच्छा मिल रहा है, मेरा पैसा डबल हो गया, बट 20 साल लग गए, अरे कहाँ, आप इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाए। सो आपको ये चेक करना है कि मेरा पैसा डबल हो रहा है, बट किस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, एवरी 5 years 6 years 7 years में पैसा डबल हो रहा है तो आप अच्छे पेस पे ग्रो कर रहे हो, अगर नहीं हो रहा है तो आप बहुत लेगार्ड वे में ग्रो कर रहे हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव इज टू नैरो। टू नैरो का मतलब ये हुआ कि इसमें लिखा है ऑल्सो ऑब्लिगेशन टू वेरियस इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। क्या मैं इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स को ध्यान रखूं या एम्प्लॉयज को बोलूं कि 12 घंटे काम करना है, नो खाना नो पीना नो सुसु कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम करो काम करो और काम करो, क्या ये गुड है? नो, ये इंटरेस्ट ऑफ वर्कर उसके फेवर में नहीं है। कंज्यूमर्स, सोसाइटी एज वेल एज एथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस। मुझे दूध मिला, फॉर एग्जाम्पल मुझे दूध बनाना है, मैं दूध में 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दूँ, इसको बोलेंगे कंज्यूमर के लिए नॉट गुड, सोसाइटी के लिए नॉट गुड, एथिकल ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। मुझे दूध की सेल्स बढ़ानी है, आज 10 लीटर प्रोडक्शन निकला, 10 लीटर में 5 लीटर पानी डालो, मैजिक हो गया 15%। नो, दिस इज नॉट गुड। आप कंज्यूमर को चीट कर रहे हो, आप सोसाइटी को चीट कर रहे हो, आप एथिकल ट्रेड प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर रहे हो। चलो, सो दिस फैक्टर्स कैनॉट बी इग्नोर्ड, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और अगर इग्नोर कर रहे हैं तो कंपनी कैनॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ सोशल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन इज अ शॉर्ट साइटेड पॉलिसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे फोकस करोगे कि मुझे इस साल प्रॉफिट बनाना है, सो आप वैल्यू या वेल्थ नहीं बना पाओगे। आज अमूल ने इतनी वैल्यू वेल्थ क्यों बना ली? इट इज़ डेफिनेटली डिलीवरिंग गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क, हर तरह का होमोजेनाइज्ड हो, पेस्चराइज्ड हो, हर तरह का मिल्क अमूल डिलीवर करता है। A2 भी आजकल नया मिल्क आ गया है। सो इसको बोलते हैं सोशल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने ग्रो किया, सो आपने आपकी वैल्यू बनाई, आपने आपकी वेल्थ बनाई। आपने सिर्फ प्रॉफिट नहीं बनाया, प्रॉफिट तो बनाया ही, बट साथ में आपने वेल्थ बनाई। अगर अमूल ये कर देता कि 10 लीटर की दूध के अंदर 5 लीटर पानी मिक्स करके उसको 15 लीटर बना देता, तो उसका प्रॉफिट तो एक बार का बन जाता, बट लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको शॉर्ट टर्म में दुकान बंद करके घर जाना पड़ता। बट क्योंकि उसने ये नहीं किया, आज इतना बड़ा नाम है अमूल का। चलो, एग्जाम्पल के साथ समझ लिया हमने। अगला है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू कैसे क्रिएट होगी, वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, आओ देखते हैं। सो वेल्थ इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। सिंपल है, आप यह लिख सकते हैं बेनिफिट माइनस कॉस्ट। कितना मैं बेनिफिट मुझे मिल रहा है, कितना मुझे फायदा हो रहा है, उसमें से कितना मेरे पैसे जा रहे हैं। सो इट इज नोन एज बेनिफिट माइनस कॉस्ट, दिस इज माई वेल्थ या वैल्यू। इसको ऐसा समझते हैं, अगर अमूल अच्छा मिल्क डिलीवर कर रहा है, सो उसे फॉर एग्जांपल 10 रुपये लीटर शायद बेनिफिट मिल रहा हो, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सो बट उसका कॉस्ट मान लो 3 रुपये, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का मिल्क, होमोजेनाइज पेस्चराइज जो वो प्रोसेस फॉलो कर रहा है, वो अच्छा प्रोसेस है, 3 रुपये कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, तो हो सकता है वो 10 रुपये 5 रुपये ज़्यादा में बेच दे, तो उसके 2 रुपये की वेल्थ वैल्यू क्रिएट हुई। कस्टमर को 2 रुपये उसने एक्स्ट्रा लिए, बट उससे अपनी वेल्थ बनाई, वैल्यू बनाई। सो दिस इज नोन एज वैल्यू या वेल्थ क्रिएशन। So for measuring and maximizing shareholders wealth, finance manager should follow cash flow approach, not accounting profit। मेरा कैश फ्लो, फॉर एग्जाम्पल कैश फ्लो और अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? सो कैश प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर मुझे इक्वल करने हैं, सो क्या डिफरेंस है? अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट 100 रुपये है और कैश प्रॉफिट मान लो 150 रुपीज़ है, सो मुझे क्या है यहाँ पे मेरा होगा प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल
डेप्रीसिएशन, अगर मैं डेप्रीसिएशन बोलूँ मेरा 50 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन है, सो क्या वो मेरा कैश एक्सपेंस है? नहीं, वो नॉन कैश एक्सपेंस है, मेरा कैश नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ मेरी बुक्स में एज एन एक्सपेंस कैश पहले आउटफ्लो हो चुका। जब मैंने मशीन परचेस करी होगी तब मैं कैश आउटफ्लो कर चुका, आज मैं सिर्फ उसको अप्रोप्रिएट कर रहा हूँ मेरे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट के अंदर। सो यहाँ पे या तो यहाँ प्लस होगा या यहाँ पे माइनस होगा 50 रुपीज़ डेप्री का। सो मुझे अगर कैश प्रॉफिट को अकाउंटिंग प्रॉफिट के बरोबर लाना है तो डेप्री माइनस करना पड़ेगा, या मुझे अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट के बरोबर लाना है सो मुझे डेप्रीशिएशन प्लस करना पड़ेगा। इतना सा बात। अगला है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम अभी ऊपर देख के आए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कितना मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, कितना मुझे बेनिफिट मिल रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, ये फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम इस लेक्चर के बाद एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। मैं उसमें आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, कुछ हम सम सॉल्व करेंगे एंड किस तरह से टाइम वैल्यू वर्क करता है वो हम इन डेप्थ देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हाउ डू वी मेजर वैल्यू या वेल्थ ऑफ अ फर्म। कैसे मेजर करते हैं? वैल्यू इज मेजर्ड बाय नथिंग बट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी के अंदर 1 लाख शेयर्स है एंड एक शेयर की वैल्यू 75 रुपीज़ है पर शेयर। सो आपकी वैल्यू ऑफ कंपनी हो जाएगी 75 लाख रुपीज़। अब ये 75 पर शेयर कैसे आया ये आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ वैल्यूएशन मेथड्स है, इससे हम देखेंगे कैसे निकाला जाता है। चलो अगला है ये रहा वैल्यू ऑफ फर्म, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, या वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। आपकी कंपनी में यहाँ पे आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है एंड यहाँ डेट कैपिटल होता है। इन तीनों को कंसिडर किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ फर्म। इन तीनों को जैसे जैसे आप प्लस करोगे ये आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ कंपनी या फर्म, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, सो ऐसे निकाला जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, सेम नंबर इनटू प्राइस, नंबर इनटू प्राइस एंड देन इनको प्लस करोगे तो भी सेम आ जाएगा वैल्यू ऑफ कंपनी। चलो, सो वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्क्स, क्यों इंपॉर्टेंट है ये जो नीचे निम्नलिखित गए रीजंस है इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अचीविंग हायर ग्रोथ रेट, अगर हमें ग्रोथ रेट ज़्यादा हाई अचीव करनी है सो हमें वेल्थ बनानी पड़ेगी, हमें प्रॉफिट से हटके वेल्थ पे काम करना पड़ेगा। इसके बाद आता है अटेनिंग लार्जर मार्केट शेयर। जैसे कि अगर देखोगे अपने गुजरात में आज अमूल वेरी वेरी फेमस, शायद गुजरात महाराष्ट्र जहाँ भी है, राजस्थान, अमूल बहुत ज़्यादा बिकता है, ऑल ओवर इंडिया बिकता है। सो उसने अपना मार्केट शेयर सिर्फ लिमिटेड टू व सिटी नहीं रखा, उसने पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको फैला दिया। सो लार्जर मार्केट शेयर वो आज अटेन करता है अपने मिल्क सेक्टर का। गेनिंग लीडरशिप इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। आज अमूल के पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, कितना अच्छे लीडर है, वो मार्केट लीडर है, उससे बड़ा कोई मिल्क प्लेयर आज की डेट में इंडिया में नहीं है जो इतना बड़ा सिंगल शेयर होल्ड करे। प्रमोटिंग एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलफेयर जैसे ध्यान रखा करो, एम्प्लॉयज़ को सही टाइम पे छुट्टी दिया करो, एम्प्लॉय का वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करना है। इम्प्रूविंग कम्युनिटी लाइफ, सपोर्टिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, सॉल्विंग सोसाइटल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। ये सब सारे काम है जो आपको करने पड़ेंगे टू मेंटेन या बिल्ड योर वेल्थ। चलो नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट इन प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यू मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। सो प्रॉफिट और वैल्यू में कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों आपस में कैसे झगड़ते हैं। प्रॉफिट बोलता है मैं अच्छा, वेल्थ बोलता है मैं अच्छा, कौन एक्चुअली में अच्छा है, आओ देखते हैं। सो यहाँ टेबल है,
अगर आपका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना एंड आपका ऑब्जेक्टिव है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, दोनों सेवन एंड सेम थिंग होता है। सो अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते हो, सो आपके एडवांटेजेस क्या है? इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा है वो आपका प्रॉफिट है। क्या वेल्थ पीएल में दिख सकती है? प्रॉफिट एंड लॉस में वेल्थ नहीं दिख सकती, प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ प्रॉफिट दिख सकता है। जो वेल्थ कैलकुलेट करना इतना ईजी नहीं है। इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट, सिंपल है। मैं फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे लूंगा, मैं सस्ती रेट पे पैसा रेज करूंगा, मैं डिबेंचर्स को कम इंटरेस्ट पे करूंगा, प्रेफरेंस को कम इंटरेस्ट पे करूंगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। मैं डिबेंचर से पैसा रेज कर रहा हूँ, वो मांग रहे 12%, मैं बोलूंगा नहीं 9% दूंगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। सो जितना हायर योर फाइनेंशियल कॉस्ट, लोअर योर प्रॉफिट, लोअर योर फाइनेंशियल कॉस्ट, हायर योर प्रॉफिट। सो ये चीज़ें हैं। इसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है? एम्फेसाइजेज ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स, हमें शॉर्ट टर्म गेन्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है प्रॉफिट के अंदर, हमें लॉन्ग टर्म गेम की पड़ी नहीं है, गेन की पड़ी नहीं है। क्या करना लॉन्ग टर्म? आज का प्रॉफिट बुक्स में आ जाए बस मेरे लिए बहुत हुआ। इग्नोर्स रिस्क और अनसर्टेनिटी, वही सेम एग्जांपल शेयर मार्केट वाला, प्रॉफिट पैसा डबल करना है बट रिस्क कितना है, रिस्क को इग्नोर करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब प्रॉफिट चाहिए ना तो आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ लोग रिटर्न देखते हैं, यहाँ पैसा डबल हो रहा है यहाँ पैसा डाल दो। ये नहीं देखते कि इसमें कॉस्ट क्या लग रही है, रिस्क कितना है, क्या क्या मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ रिटर्न, ये भी हमने देखा था कि 50% पैसा मिल रहा है बट 10% में 10 ईयर्स में मिल रहा है, इट इज़ नॉट गुड। रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्सेज, अब इसके जो डिसएडवांटेजेस है ना वो इसके एडवांटेजेस होंगे एंड इसके जो एडवांटेजेस है ना वो इसके डिसएडवांटेजेस होंगे। आई रिक्वेस्ट यू एक बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा, नथिंग मच टू वरी अबाउट। चलो इलस्ट्रेशन 1 क्या बोलता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डज नॉट कंसिडर रिस्क और अनसर्टेनिटी वेरेज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसिडर्स but both risk and uncertainty. Okay, suppose there are two products, ठीक है। सो वाई ने हमें 55,000 रुपए दिए, एक्स ने हमें 50,000 रुपए दिए, दोनों 5 ईयर्स का टेन्योर में दिए। नीचे क्या लिखा है? अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच वुड फेवर प्रोडक्ट वाई ओवर एक्स, हाउएवर इफ प्रोडक्ट वाई इज मोर रिस्की, अगर वाई इज मोर रिस्की, एक्स इज लेस रिस्की। सो अगर वाई रिस्की है एंड उसने सिर्फ 5,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं, सिर्फ 10% रिटर्न ज़्यादा दिया है, सिर्फ और सिर्फ 10%। सो अगर वाई रिस्की है सो हमें वाई के साथ नहीं जाना चाहिए, हमें एक्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि एक्स रिस्की नहीं है, एक्स में हमें कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेंगे। हो सकता है वाई ने इस साल तो अच्छा परफॉर्म कर दिया हो बट आगे के फ्यूचर ईयर्स में अच्छा परफॉर्म ना करे। सो वही सेम लिखा है, टू चूज प्रोडक्ट वाई स्टॉक होल्डर्स वुड डिमांड अ सफिशेंटली लार्ज रिटर्न। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो ज़्यादा रिटर्न मांगोगे, 10% के लिए कोई भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा। अगर आप रिस्क ले रहे हो सो आप एटलीस्ट 25 to 30% रिटर्न ज़्यादा मांगोगे टू कॉम्पेंसेट फॉर द कंपेरेटिवली ग्रेटर लेवल ऑफ रिस्क। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। जब फाइनेंस मैनेजर होता है, जब फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होता है, उसका कंपनी में रोल क्या होता है, क्या काम उसको एक्चुअली करना पड़ता है। सो नीचे लिखा गया है रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर एग्जीक्यूटिव या CFO, वन एंड द सिमिलर थिंग, नॉट सेम बट सब नेचर सबका काम का एक ही होता है। सो क्या चीज़ें हैं? फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, उसे फाइनेंस का एनालिसिस करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि कहाँ से पैसा आएगा कहाँ पैसा जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेम, कहाँ पैसा जाएगा। फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कहाँ से पैसा आएगा, कितना कैपिटल मुझे मेंटेन करना है, कितना किस सोर्स से पैसा उठाना है, इक्विटी लेना है, डेट लेना है, प्रेफरेंस लेना है, क्या लेना है वो उसका मैटर है। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट, पैसा तो मैंने ले लिया बट क्या मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं क्या प्रॉफिट कर पा रहा हूँ। सो इससे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। पैसे लेने के साथ साथ मुझे रिस्क भी मैनेज करना है। सो CFO का फंक्शंस अभी अपन ने देख लिया, यहाँ आप लिख सकते हो फंक्शंस
importance, advantages, benefits, needs या रोल ऑफ अ CFO। बोलना मत अगर इंपॉर्टेंस, फंक्शन, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, नीड, रोल कुछ भी बोल के एग्जाम में पूछ ले कि सर आपने पढ़ाया नहीं था, मैंने पढ़ाया था, इसके नाम पे कुछ भी पूछा जाए आपको ये आंसर छाप के आना है। 4 चीज़ें याद रखनी है, 5 चीज़ें हैं। पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहाँ पे जाएगा, कहाँ से आएगा, मैं फाइनेंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ पे जाएगा, मार्क कर देता हूँ, कहाँ से आएगा कहाँ पे जाएगा। उससे पहले इसको रादर ऐसे याद करो, नंबर 1 प्लान करो कि पैसा कितना चाहिए मुझे, दूसरा कहाँ से आएगा, तीसरा कहाँ को जाएगा, कहाँ से आएगा कहाँ को जाएगा, ये रिलेट कर पा रहे हो। चलो, सो फाइनेंशियल एनालिसिस पहला प्लान करो, पैसा कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा, एंड इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, 4 नंबर एंड 5 नंबर। ये जो आ रहा है जा रहा है इसको टाइमिंगली मैनेज करना कि जब आ रहा है उसके बाद जाए, ऐसा ना हो कि जाने वाला हो पैसा आ ही नहीं रहा है। सो इसको मैनेज करना है आपको, एंड साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी देखना है कितना रिस्क मुझे इसमें इन्वॉल्व है। चलो अगला है रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन टूडेज वर्ल्ड विजा वेज इन द पास्ट। सो व्हाट CFO यूज्ड टू डू, ये हो गया पास्ट एंड ये हो गया नाउ। सो ये देन वर्सेस नाउ का कंपैरिजन है। पहले भी ये करते थे, आज भी करते थे, बजटिंग, फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट। सो पहले CFOs जो है ये तो करते ही थे, बट सिर्फ ट्रेजरी में इन्वॉल्व रहते थे। मुझे नहीं मतलब कि मैं किस रेट पे परचेज कर रहा हूँ, किस रेट पे सेल्स कर रहा हूँ, नहीं, मुझे सिर्फ कैश का गल्ला संभालना है, फाइनेंस संभालना है। बट आज के जो CFOs है वो इन्वॉल्व होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में, कि मेरा प्रॉफिट कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे कम पड़ रहा है, मेरा प्रॉफिट कहाँ मैं बढ़ा सकता हूँ। आज के CFOs वहाँ भी कंप्लीटली इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद है प्रिपेयरिंग इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट, प्राइसिंग एनालिसिस। पहले के CFO सिर्फ रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को सबमिट कर दिया, मेरा काम तो साहब फिनिश। बट आज ये नहीं फिनिश होता है, आज उन्हें प्राइसिंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला फंक्शन है वो CFO को मैनेज करना है। सो अगर CFO को कितना प्रॉफिट निकालना है उसके लिए उसे सही प्राइस को डिटरमाइन करना पड़ेगा। चलो अगला आता है प्रिपेयरिंग क्वार्टरली एनुअली फाइलिंग्स फॉर इन्वेस्टर्स। पहले CFOs इन्वेस्टर्स के लिए क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली फाइलिंग भी करता था। आज वो CFO का काम नहीं है, आज मार्केट में कंसल्टेंट्स अवेलेबल है, वो ये काम कर लेते हैं। आपको सिर्फ डिसीजन अबाउट आउटसोर्सिंग, ये काम किसको देना है वो ध्यान लगाना है। पहले टैक्स फाइलिंग था, अब टैक्स फाइलिंग नहीं है, अब सिर्फ ओवरसीइंग द IT फंक्शन, कितना टैक्स पे करे, कितना प्रॉफिट दिखाए, शो करे, कितना कहाँ प्रॉफिट टैक्स बचा सके, ये CFO काम है। आज फाइलिंग का काम, इसको बोला जाता है कंप्लायंस वर्क। आज के काम में CFO इज नॉट इन्वॉल्व इनटू कंप्लायंस, CFO इज ऑलवेज ओनली इन्वॉल्व इनटू मैनेजमेंट। चलो, ट्रैकिंग द अकाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल, वो पहले भी करते थे, आज भी करते ही है। ओवरसीइंग द HR फंक्शन, आज वो HR को बजट देते हैं कि हमें जो बंदा चाहिए 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, इतनी ही सैलरी का बजट का बंदा चाहिए, हमें 25 लाख वाला बंदा नहीं चाहिए। सो आज HR में भी वो हेल्प करते हैं, ओवरसी करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस आप ऊपर के याद रख लोगे तो भी आपके लिए बहुत है, आप ये याद रख लो आपके लिए बहुत है। आप यहाँ तक नहीं जाओगे तो भी चलेगा। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इंसॉल्वेंसी क्या होता है? सो बेसिकली फाइनेंशियल डिस्ट्रेस मतलब हमें पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं है, पैसा आगे से आ नहीं रहा है, बट हमें चुकाना ड्यू हो चुका है। सो हमारा चुकाना ड्यू हो चुका है पर पैसा आ नहीं रहा है, इसको बोला जाएगा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। अब देखते हैं कंपनी इज सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट। सो इनसॉल्वेंट का मतलब कंपनी उठ रही है, कंपनी के पास चुकाने को पैसा नहीं है, कहाँ से पैसा लाना ये कंपनी के पास सोर्सेज नहीं है। तो ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन कंपनी के सबसे लास्ट रिजॉर्ट है, एक बहुत ही बैड सिचुएशन है।
सो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद रिलेटेड डिसिप्लिन्स. फाइनेंशियल मैनेजमेंट is always concerned with profit and wealth. Profit is concerned with purchase and sales. Wealth is concerned with social society, consumers. So ये सब सारा चीज़ें रिलेटेड है. सिर्फ ऐसा नहीं है आपको प्रॉफिट पैसा मैनेज करना है, पैसे के साथ साथ परचेज मैनेज करना है, सेल्स मैनेज करना है, आपको सोसाइटी मैनेज करनी है, आपको कंज्यूमर्स मैनेज करने हैं, वेल्थ मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है. सब कुछ चीज़ें इंटर रिलेटेड है, लिंक्ड है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग ये भी आपस में लिंक्ड है. सेम एग्जांपल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज लिंक्ड विद अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का मतलब हुआ आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है आपको परचेज कम रेट पे करना पड़ेगा, सेल्स अच्छी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे सेल्स करना पड़ेगा, आपको एडमिन एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे. सो सारा चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है. ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स, डिसीजन मेकिंग. ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स, सोर्स एंड एप्लीकेशन. आप सब में सेम स्टोरी लिख के आ सकते हो. पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ को जा रहा है, ये आपको मैनेज करना है. एक सही ऑप्टिमम मैनेजमेंट, ऑप्टिमम कॉस्ट वर्सेस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एंड इन दोनों का मीनिंग होना चाहिए ऑप्टिमम मैनेजमेंट होना चाहिए. ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स, डिसीजन मेकिंग हमेशा सीएफओ के हाथ में रहता है. किस रेट पे फंड उठाए, फंड कितना उठाए, फंड कब उठाए. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड डिसिप्लिन्स, आप इसको रीड ओनली, एक बार रीड कर लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट, वंस अगेन सेम, रीड ओनली. रीड ओनली का मतलब है डू नॉट इग्नोर, सेल्फ रीड. एक बार रीड जरूर करना, कुछ भी नहीं है इसमें. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर डिसिप्लिन्स बहुत इजी चीज़ है. एक बार रीड करोगे आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी. डू नॉट इग्नोर, ओनली सेल्फ रीड, ये सेम है. अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ओनर्स एंड एजेंट. चलो, एजेंट बोलता है कि मैंने पैसा रेज करके दिया तो मुझे कमीशन लगेगा. ओनर बोलेगा कि मैं कमीशन तो दूंगा बट वन टाइम दूंगा. एजेंट बोलेगा कि मैंने आपको डिबेंचर्स, डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी, जो भी तरह से आपको पैसा चाहिए था मैंने आपको लाके दिया, मुझे हर साल इनके साथ साथ कुछ रिटर्न चाहिए. मुझे हर साल 0.5%, 0.25%, 1% मुझे चाहिए. ओनर बोलेगा नहीं, हर साल नहीं दूंगा, वन टाइम दूंगा, तो बोले 2% ले ले. सो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको सॉल्व करना है सीएफओ का काम या फाइनेंस का काम. वो है कि हर साल इंटरेस्ट मेरा कॉस्ट ना बढ़ा के मैं वन टाइम बढ़ा दूं. सो रीड कर लेना आप. एजेंसी प्रॉब्लम, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, यहाँ अपना चैप्टर फिनिश होता है. सो ये अपना मैटर फिनिश, समरी है, आगे आप रीड कर लेना. सो बेसिकली चैप्टर में जो हमने स्टार्टिंग में देखा था बस वही की वही बात करी गई है. रोल एंड फंक्शन ऑफ सीएफओ इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है. हमारे पास 5 चीजें थी, आप देख लेना. रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट विद अदर डिसिप्लिन्स ऑफ अकाउंटिंग हमने अभी देखा. ट्रीटमेंट ऑफ फंड, अकाउंटिंग के साथ कैसे, फंड्स के साथ कैसे, प्रॉफिट वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज की जाए. स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सिर्फ और सिर्फ इतना इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है. चलो गुड बाय, यहाँ हम चैप्टर क्लोज करते हैं. मिलते हैं अगले चैप्टर की में. बाय बाय.